सोगा से अपन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सोगा यूनिट 1, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें टोटल 4 यूनिट्स है ना। अब पहली यूनिट कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस यूनिट को देखते हैं। सबसे पहले बताओ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1930 में, है ना। कब आया था ये एक्ट? 1930 में। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कुछ चीजें मैं आपको स्पेशली पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देती हूँ, फिर अपन इस एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल वर्ड आ रहा है, तो सेल का मतलब लिखो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेल का मतलब यहां पर क्या होगा? सेल का मतलब यहां पर होगा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। मतलब जब तक सेल नहीं मानी जाएगी, जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर ना हो। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ए ने अपना गुड सोल्ड आउट करा बी को, है ना। अब बी ने ये 100 kg ऑफ राइस के पैसे दे दिए ए को, अमाउंट पेड हो गया और गुड्स भी डिलीवर्ड हो गया है, मतलब राइस भी किसके पास पहुंच गया? बी के पास। तो गुड्स डिलीवर्ड होना और पेमेंट होना इतना जरूरी नहीं है जितना कि ऑनरशिप ट्रांसफर होना। तो जरूरी क्या चीज हो गई इसमें? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो सेल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो। सेल जब तक नहीं माना जाएगा जब तक और ऑनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑनरशिप को पूरे लॉ में जब तक हम पढ़ेंगे ऑनरशिप इक्वल्स टू प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे? ऑनरशिप इक्वल्स टू प्रॉपर्टी। आज की डेट डाल लो, क्या है ऊपर एक्ट के? ऑनरशिप इक्वल्स टू प्रॉपर्टी। मतलब हम जो ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाले को उसकी क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। तो किसी ने बोला कि मैडम हम एक गोल्ड की शॉप पे गए, वहां से हमने एक चेन परचेस करी, है ना, और उसने चेन का बिल हमको नहीं दिया। तुमने बहुत बार देखा होगा कि जब हम मोबाइल परचेस करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर विदाउट इनवॉइस लोगे तो हम पैसे थोड़े से कम कर देंगे। तो बताओ, अगर तुमने बिना इनवॉइस के मोबाइल ले लिया तो सही करा क्या? नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि ऑनरशिप तुमको नहीं मिली। कल से अगर वो मोबाइल चोरी का हुआ तो आपको बोनाफाइड बायर ट्रीट नहीं किया जाएगा। बोनाफाइड बायर मतलब इनोसेंट बायर। और लॉ बोलेगा कि आपका टाइटल भी गुड नहीं है। तो आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? ऑनरशिप। क्या होनी चाहिए? ऑनरशिप। और ऑनरशिप किससे आती है? इनवॉइस से। ऑनरशिप से आपके पास क्या ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लिखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डीओटी। डीओटी का मतलब होता है हर वो पेपर का पीस ऑफ पेपर जिससे क्या ट्रांसफर हो जाए बेटा? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए। उससे क्या ट्रांसफर हो जाए? ऑनरशिप। अ पीस ऑफ पेपर बाय विच द ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द ऑनर इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के रेलवे रिसिप्ट। डॉक्यूमेंट ऑफ के क्या है? रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे तुम ट्रेन में से उस गुड्स की डिलीवरी अपने पास ले सकते हो, तो उसको डीओटी बोला जाएगा। क्लियर हो गया? तो डीओटी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है जिससे ऑनरशिप तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाती है। क्या क्या टर्म पढ़ ली हमने? सेल। सेल का मतलब, फिर पढ़ा हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, उसका मतलब इनवॉइस, बिल, पीस ऑफ पेपर। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल मतलब एटीएस। एटीएस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर सेल, ऑनरशिप ट्रांसफर होना बाकी। एटीएस मतलब फ्यूचर सेल, ऑनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटीएस, है ना। सर्टेन प्राइस पे पहले फिक्स कर हाँ, हमने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन अभी इनवॉइस इशू नहीं किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? एटीएस। मतलब यहाँ पर हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है। तो एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस क्या है?
एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटरी मतलब जिसकी ऑनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर हो, और एग्जीक्यूटेड कौन सा हुआ? सेल। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम मॉड्यूल पर आते हैं। बेसिक टर्म्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बायर और सेलर आपको पता है, बायर वो पर्सन होता है जो गुड्स को खरीदता है या खरीदने को रेडी रहता है, अग्री टू सेल, अग्री टू बाय। सेलर जो होता है वो बंदा होता है जो सेल करता है, या अग्री टू सेल मतलब बेचने को तैयार होता है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुड्स सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में डिफाइन है, इस पर IMP लिखो। गुड्स का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? गुड्स मतलब कमोडिटी, जिसको हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। वो हमारे लिए गुड्स है। गुड्स किसके लिए होते हैं? जो बेचते हैं, है ना, लेकिन केवल मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स की डेफिनेशन में किसको लोगे? मूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन दो एक्सेप्शन है, मनी और एक्शनेबल क्लेम। मनी और एक्शनेबल क्लेम लिख लो। एक्सेप्शन ये नीचे लिखा हुआ है, वैसे तो आपका बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, पेज पलटो, उसमें क्लियर कट डेफिनेशन दी है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी सर्कुलेशन। जो मनी सर्कुलेशन में, आउटडेटेड मनी की बात नहीं हो रही, मतलब बाजार से हम जो विक्टोरिया कॉइन्स खरीदते हैं वो गुड्स है। पर जो अभी हमारा 500 का नोट है, जो करेंसी इन फ्लो है, वो हमारे लिए गुड्स नहीं। क्यों नहीं है हमारे लिए गुड्स? क्योंकि वो करेंसी अभी किसमें? फ्लो में। कभी तुमने देखा कि 500 के नोट की दुकान हो? नहीं ना, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? अ पीस ऑफ पेपर बाय विच यू क्लेम यूर अमाउंट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उस पर साइन कर दोगे तो आप उससे अपना पैसा क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसका एग्जाम्पल है? एक्शनेबल क्लेम का। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप एक्शन ले सकते हो सामने वाले पर क्लेम के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें मूवेबल होने के बाद भी गुड्स नहीं है। लेकिन क्या क्या गुड्स है? हर वो चीज जो मूवेबल है, जैसे स्टॉक है, शेयर्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है। अगर एक ट्री अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसको हम कट करके टिम्बर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा? गुड्स, क्योंकि वो इधर से उधर क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, है ना, उससे हम गुड्स के डेफिनेशन में ले लेंगे अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 7। गुड्स की डेफिनेशन क्लियर। एग्जिस्टिंग गुड्स किसे बोलेंगे, बता सकते हो? जो शॉप पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये तुम जहां बैठे हो उसके पीछे शॉप है, देखो पीछे क्या क्या चीजें पड़ी हुई। ये सारे गुड्स कौन से हैं? एग्जिस्टिंग। तुम्हें कप खरीदना हो, ट्रॉफी खरीदना हो, ये गिफ्ट पड़े हुए हैं सर के, नोट्स खरीदना हो, बुक्स हैं, टेम्पलेट्स है, ये सब क्या है? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स which are in existence at the time of contract of sale, those owned and possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale। जो उसकी पोजीशन में, सेलर ये बोल सकता है कि ये सब मेरे पास है, तो ये सब कौन से गुड्स है? एग्जिस्टिंग। कौन बोलेगा ऐसा? सेलर। अब ये दो तरह के, पहला है स्पेसिफाइड गुड्स और दूसरा है स्पेसिफाइड के बाद में ए सर्टेन गुड्स। Specified goods means goods identified and agreed upon at the contract of sale. Example, any specified and finally decided goods like a Samsung Galaxy S7 Edge, Whirlpool washing machine of 7 kg। आपने अपनी तरफ से क्या बता दिया कि हमें ये गुड्स चाहिए, तो गुड्स कौन सा गुड्स बन जाता है? स्पेसिफाइड। ठीक है, अब ए सर्टन गुड्स और अन सर्टन गुड्स भी उसी में आते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स में। ए सर्टन गुड्स कौन से? जो किसी स्टॉक में से जो किसी स्टॉक में से हमने चूज कर लिया, वो ए सर्टेन गुड्स है। जो हमने स्टॉक में से क्या कर लियो? चूज कर लियो। जैसे 5 फोन पड़े हैं और हमने उसमें से एक फोन को उठा लिया, तो वो कौन सा गुड्स बन गया? ए सर्टेन गुड्स। और अगर जो स्टॉक में चूज करने से रह गए, तो वो कौन से गुड्स कहलाएंगे? अनसर्टन गुड्स, जो स्टॉक में से चूज करने से रह गए। ठीक है,
not specially identified or as certain at the time of making of the contract, they are indicated or defined only by description or sample. देखो दोनों में डिफरेंस. ऊपर वाला ए सर्टन गुड्स को पहले पढ़ते हैं. ए सर्टन गुड्स के बारे में क्या बोला गया है कि ऐसे गुड्स जो कि चूज कर लिए गए, आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. This is terms is not defined in the act but his judicial interpretation is available. In actual practice, the term certain goods is used in the same sense as specific goods when out of the lot. Underline करो. Out of the lot मतलब आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा, उसमें से आपने गुड्स को क्या कर लिया, चूज कर लिया. ठीक है. और लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टन गुड्स. अनअसर्टन गुड्स मतलब सारे गुड्स अनअसर्टन है, जब तक कि उसमें से कोई एक चूज, जैसे ही चूज कर लोगे वो कौन सा गुड्स बन जाएगा, अनसर्टन. एस सर्टन. अनसर्टन तो वो जो चूज करने से रह गए. उल्टा बोला बेटा आपने. अनसर्टन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट स्पेशली आइडेंटिफाइड और एस सर्टन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, जो अभी बनना बाकी है, जो वर्क इन प्रोग्रेस. लिख लो वहां पे. क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस. कंटीजेंट गुड्स किसे बोलोगे, ऐसे गुड्स जिनका बनना और ना बनना किसी पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड कर रहा है. जैसे एक फार्मर है, उसने बोला कि मैं आपको ये सेल कर दूंगा, पेंटिंग या क्रॉप्स. पेंटिंग का इसमें एग्जांपल दिया है. फार्मर ने बोला मैं क्रॉप सेल कर दूंगा अगर बारिश अच्छी हुई तो बारिश का होना नहीं होना कैसा हो गया, अनसर्टन है ना. तो इवेंट पे डिपेंड कर रहा है. द एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच इज डिपेंड्स ऑन अनसर्टन कंटीजेंसी और अनसर्टन इवेंट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट गुड्स. कॉन्टीजेंट गुड्स आर ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल इन नॉट अ सेल फॉर इज द क्वेश्चन ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. समझ में आ रही बात. तो ये डिपेंड करेगा बेटा, क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा. तो 3. Contingent. कंटीजेंट गुड्स बोलेंगे. क्लियर है. एग्जाम्पल 9. ए अग्री टू सेल बी पिकासोस पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्रेजेंट ऑनर. ए ने बोला कि वो पेंटिंग सेल करेगा, लेकिन कब, जब उससे वो पेंटिंग प्रेजेंट ऑनर से मिल जाए. अब प्रेजेंट ऑनर से मिलना नहीं मिलना क्या हो गया, अनसर्टन. समझ में आ गया कुछ आगे. चलो बताओ एग्जिस्टिंग गुड्स किसे बोलते हैं, जो शॉप पर अवेलेबल है. एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप बताओ, स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टन गुड्स और अनएसर्टन गुड्स. ठीक है. फिर फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स. अब आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स. 3 तरह की डिलीवरी होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबलिक डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी आप लोगों को पता है, जब गुड्स आपके पास सही में आ जाए, खरीदा और गुड्स मिल गया तो गुड्स एक्चुअली डिलीवर्ड हो गया. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी किसे बोलेंगे, विदाउट द चेंजिंग द कस्टडी. एक्चुअल पोजेशन ऑफ थिंग इज इन कस्टडी डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट. आपने गुड्स खरीदा, आपके पास नहीं आया है पर गोडाउन में पड़ा है, तो हम क्या मानेंगे कि गुड्स हमको डिलीवर्ड हो गए, तो इसे कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे. वेयर अ वेयर हाउसमैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए agree to hold them on behalf of B at A's request. A ने अग्री करा कि भाई तुम तुम्हारे गोडाउन में अभी गुड्स पड़े रहने दो, मैं वहीं से गुड्स की पोजीशन ले लूंगा. तो इसे कौन से गुड्स बोलेंगे हम, कौन से गुड्स बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाले गुड्स. क्योंकि डिलीवरी एक्चुअली में हमारे पास नहीं आकर भी आ चुकी है. कस्टडी बी के पास ही है, ए के पास नहीं आई है, पर ए ने रिक्वेस्ट करी बी को कि तुम्हारे गोडाउन में पड़े रहने दो, और बी ने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ गुड्स मेरे पास पड़े हुए, तुम निश्चिंत रहो. एक्चुअली माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी ए को मिल चुकी इनडायरेक्टली. तो इसे कौन से गुड्स बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाले गुड्स. सिंबॉलिक डिलीवरी तो आप रोज का काम है आपका, शाम का रोज आप सैंडविच खाने जाते हो, वहां पर एक टोकन लेते हो, तो वो टोकन जो आपको मिला है वो किस बात का रिप्रेजेंटेशन है, कि आपको सैंडविच भी मिल गया है या मिल जाएगा. एक्चुअली ऐसा माना जाएगा जैसे सैंडविच आपको डिलीवर्ड हो चुका है, क्योंकि आपके पास उस गुड्स की डिलीवरी के पूरे राइट्स आ गए.
तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी एक तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जाम्पल है। अगर आपके पास इनवॉइस आ गया है तो आपके पास क्या आ गया है? आपके पास क्या आ गया है? डिलीवरी आ गई। ऐसा मान सकते हैं क्योंकि आपके पास सिंबल है। जैसे गोडाउन की की मिल गई हो तो भी यही माना जाएगा। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हमने पहले ही पढ़ लिया है। क्या होता है ये? एक तरीके का इनवॉइस। अब इसमें बहुत सारे इनवॉइस के नाम दिए हुए जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पढ़ना है कि भाई ये सब अगर है तो वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, जैसे रेलवे रिसीट्स हुआ, वार फिंगर सर्टिफिकेट हुआ, कुछ भी अलग अलग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के नाम है। जैसे पोर्ट से गुड्स आता है तो वार फिंगर सर्टिफिकेट देते हैं, रेल से आता है तो रेलवे रिसीट देते हैं, बस में यात्रा करोगे तो क्या मिलेगी? बस की टिकट। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट जो आपको राइट दिलाता है किसी चीज का। दुकान पे जाओगे तो क्या मिलेगा? बिल। तो ये सब क्या है? ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। पीस ऑफ पेपर है जो क्या तय करता है? आपकी क्या तय करता है? ऑनरशिप। इसमें से अभी तक जो पढ़ा वो सारे सिर्फ डिफाइनिंग सेक्शन चल रहे हैं, मतलब जो बता रहे हैं कि इस वाले एक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, एजेंट आपको पता है? एजेंट पता है ना कौन होता है? जो कमीशन बेसिस पर गुड्स को सोल्ड आउट करता है। प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसको रीड ओनली में डाल दें। सब रीड ओनली चल रहा है। इस आपको क्या लगता है एग्जाम में ऐसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी बताओ? ये तो सिर्फ आपको एक्ट को समझने में हेल्प करने वाली टर्म्स हैं। समझ में आ रही है बात? प्रॉपर्टी भी आपको पता है ऑनरशिप होती है ना? फिर एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। देखो, मैंने मार्केट से एक मोबाइल खरीदा, मुझे इनवॉइस मिल गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है? जनरल प्रॉपर्टी, क्योंकि इस मोबाइल पर मेरा नाम लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको इजीली किसी और को बेच सकती हूँ। पर एफडी, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। ये बॉटल पर किसी का नाम नहीं लिखा है तो ये गुड्स है। अगर ये चाहे आकांक्षा तो किसी और को सेल कर सकती, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा। इसकी बोतल घूम जाती, किसी और ने उठा लिया, तो वो ये प्रूव कर पाएगी क्या कि ये मेरी बोतल थी? जब तक कि और अदर एविडेंसेस नहीं हो। तो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं? जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, प्राइस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइस आपको पता है गुड्स की क्या होती है? क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब गुड्स की क्या कंडीशन है, उसकी स्टेट को बताता है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से एग्जाम कंटेंट शुरू होता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4। डिफरेंस आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सेल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स ट्रांसफर इमीडिएटली, और एग्रीमेंट टू सेल मतलब द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, it is intending to transfer at a future date upon the completion of certain condition thereon. The terms is defined as where the transfer of property in the goods is take place at future. कब मिलेगी? अगर वो फ्यूचर में मिलेगी तो उसे कौन से बोलेंगे हम? एग्रीमेंट टू सेल वाले गुड्स बोलेंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, when agreement to sell becomes sale, agreement to sell becomes sale when the time elapsed or condition fulfill. जैसे ही कंडीशन फुलफिल हुई एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। ठीक है भाई, मतलब होना, खत्म होना, वो चीज खत्म हो जाएगी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी, द सेलर एंड बायर। अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड बायर। अच्छा हुआ बता दिया, एक ही पर्सन अपने गुड्स का नाम सेलर और बायर ने एक साथ नहीं हो सकता है। द सब्जेक्ट मैटर क्या है गुड्स का बताओ? सब्जेक्ट मैटर जो सेक्शन 2 और सब क्लॉज 7 में पढ़ा, मतलब हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर, है ना। प्राइस मतलब मनी, बट देर इज नथिंग प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी, पार्टली इन काइंड। भाई कभी कभी प्राइस कैश में हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सचेंज करा हो, जैसे आजकल चल रहा है ना, पुरानी कार ले जाओ,
डिफरेंस में नई कार घर ले आओ। अभी बीच में और कोई गुड्स का भी चला था यार कि पुराना वहाँ जमा करके आ जाओ। हाँ, प्रेस्टीज ने स्कीम लगाई थी, क्या पुराने प्रेशर कुकर सबमिट कर दो, डिफरेंस प्राइस पर आपको क्या दे देंगे, नए प्रेशर कुकर। मोबाइल्स में भी होता है, तो हाँ अमेजोन भी करता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है कि पार्टली इन कैश, पार्टली अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय or sell goods for a price by one party and the acceptance of such other offer by other party। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि गुड्स की प्रॉपर्टी किससे किसको ट्रांसफर होगी, सेलर से बायर। मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर होना सेल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। अब ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, बिना किसी शर्त के, और कंडीशनल मतलब जिसमें शर्त हो। क्या तुमने कोई अपनी जिंदगी में ऐसी सेल देखी है जिसमें शर्त हो? हाँ, हम ऑफर देखते तो है मॉल में, क्या शर्तें रहती, 5,000 तक का गुड्स खरीदोगे तो 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल है कंडीशनल सेल के। तो सेल एब्सोल्यूट लिख लो, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट सेल विदाउट एनी कंडीशन, या कंडीशनल, कंडीशनल के ब्रैकेट में लिखो क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब हाँ एब्सोल्यूट में क्या लिखना? पूरा बिना शर्त के, कंप्लीट। लेकिन कंडीशनल में क्या लिखोगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, क्वालिफाइड। तुमने देखा होगा एक स्टार लगा हुआ रहता है छोटा सा, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं और लिख देते कंडीशन अप्लाई। मतलब आपको वो चीज मिलेगी तो सही, पर कंडीशन के साथ। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस देख लो एक बार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बताओ किस में होगी, सेल में। एग्रीमेंट टू सेल में कब होगी, फ्यूचर में। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। एग्जीक्यूटरी किसको बोलेंगे, होने वाला है। जो फ्यूचर में। रेमेडीज फॉर ब्रीच मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट कल से टूटता है, अगर सेल हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ब्रीच मतलब लिख लो तोड़ना। बेटा मॉड्यूल पे टिक करो, वहां पे लिखो, भले ही पेन से लिखो, लिखा हुआ है। देयर द सेलर कैन स्यू बाय बायर फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स, क्योंकि गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। सेल में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, सेल में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, इमीडिएटली। और एग्रीमेंट टू सेल में कब होती है, फ्यूचर। तो जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी तो हम अपने पैसे मांगेंगे या नहीं, मांगेंगे, ठीक है। तो प्राइस के लिए केस करेंगे। और अग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वॉज पेएबल एट द स्टेटेड डेट। भाई एग्रीमेंट टू सेल में आप प्राइस के लिए केस ही नहीं कर सकते हो ना पूरा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई। कुछ दिमाग में आ रहा है? एग्रीमेंट टू सेल का एग्जाम्पल सोच के बताओ, ऐसा कब देखा है जब प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती, फ्यूचर में होती है। बाइंग ऑफ हाउस, कार, वेरी गुड। हाउस, हाउस तो इमूवेबल में आ जाएगा। कार में क्या होता है, किस्तें होती है। तो प्रॉपर्टी आपको हाथों हाथ कब मिलती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं हायर परचेज। क्या बोलते हैं इसको, लिखो एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल लिखो, हायर परचेज। और वहां लिखो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। अरे लिखना भाई, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। जो अपन हाथ से लिखते हैं ना वो अपने को मेमोराइज होता है पहले। हाँ मैंने पढ़ाया था तब का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आंसर आएगा नो। क्यों नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, क्योंकि वो कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में, लास्ट, एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। चल आगे बढ़ते। लायबिलिटी ऑफ पार्टी बताओ, अगर सेल हो चुका है
तो किसकी लायबिलिटी? गुड्स की, जिसमें बायर की। पर अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर की। बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास है? बायर। बायर के पास। लेकिन बर्डन ऑफ रिस्क किसके पास है? सेलर के पास। नेचर ऑफ राइट ये आप छोड़ सकते हो, है ना, क्रॉस कर दो उसको। राइट ऑफ रीसेल कर सकता है बायर। बायर रीसेल कर सकता है ना, उसके पास सारे राइट्स है, जबकि वो नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? सोचो, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर नहीं खरीदेगा। बायर के पास तो ऑनरशिप जा चुकी है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो वो फिर बायर जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास तो क्या है? ऑनरशिप। तो वो लड़ झगड़ के सेलर से गुड्स तो ले ही लेगा। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। बायर सेलर से गुड्स ले लेगा और सेलर बायर से प्राइस ले लेगा। ऑफिशियल असाइनी के पास राइट है कि गुड्स सेल हो चुका है, तो बायर को बोलेगा चल पैसे दे, और बायर क्या बोलेगा? चल गुड्स दे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है? सेल हो चुका है। फिर द ऑफिशियल असाइनी विल अक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवर। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर का ऑफिशियल असाइनी बायर से गुड्स का प्राइस नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइस तो तब लेगा ना जब ऑनरशिप दे, ऑनरशिप ही नहीं लेगी। द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो गुड्स का कंट्रोल ले लेगा, क्योंकि सेल तो हो चुकी है, लेकिन वो गुड्स का कंट्रोल नहीं ले पाएगा। हाँ, कौन सा? एग्रीमेंट टू सेल वाला। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि अभी ऑनरशिप ट्रांसफर है। ठीक है। अब सेल एंड हायर परचेस सिर्फ रीड ओनली में डाल दो, और आपको ये पढ़ के जाना है, रटना नहीं। रीड ओनली का मतलब होता है छोड़ना नहीं होता है, रीड ओनली का मतलब होता है पढ़ के जाना है, रटना नहीं। मतलब क्या होता है सेल और हायर परचेस में? बताओ। हायर परचेस में गुड्स को किश्तों में खरीदा जाता है। वहां लिख लो बकरा, किश्तों में, किश्तों में खरीदा जाता है। और आपको क्या करना है? धीरे धीरे अपनी सारी किश्तें चुकाना। और आपको ऑनरशिप कब मिलेगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। एक बार इसको रीड करूं क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये सेल और हायर परचेस को। तीन कंडीशन पढ़ लो। पोजेशन ऑफ गुड्स डिलीवर्ड बाय द ऑनर देयर ऑफ टू द पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पेज द अग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद में पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, और बीच में आपको राइट टू टर्मिनेट होता है, पर प्रॉपर्टी पास होने के पहले। बाद में सेलर ही कर सकता है ना, सेलर कर सकता है। सेल और हायर परचेस का एक बार डिफरेंस पढ़ लो। बायर कर सकता है कि बायर अगर पेमेंट नहीं दे पाएगा मतलब उसने मना तो कर और दिया सेलर को कि मैं नहीं दे रहा। हाँ, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब एग्रीमेंट बायर की साइड से ब्रीच हुआ है, तो सेलर बायर पे कंपनसेशन लेगा और गुड्स की रिकवरी भी ले लेगा, और जो इंस्टॉलमेंट आज तक आई है वो भी जब्त कर लेगा। एक बार पढ़ो डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है? सेल बोलो क्या है, पढ़ो जल्दी जल्दी। सेल में तो वही अगर प्रॉपर्टी जब किसी को दी तो इमीडिएटली ओनरशिप उसके पास चली जाए। अगला पढ़ो। हायर परचेस हायर परचेस में क्या होता है? वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में होगा। हेलो, हाँ, क्लास में 5 मिनट में छोड़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, 5 मिनट में छोड़ रही हूँ। सेल और हायर परचेस समझ में आया? कोई डाउट? देख लो एक बार। इनोसेंट बायर।
कोई डाउट? नहीं? पक्का? सेल और बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? जब आपको किसी स्पेसिफिक चीज चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास गोल्ड का बिस्किट है और आपने वो गोल्ड का बिस्किट किसको दिया? गोल्ड स्मिथ को। किसके क्या बना देना? ऑर्नामेंट्स। तो ये क्या कहलाएगा? बेलमेंट अंडर सेक्शन 148। इसमें दो पार्टी होती है। देखो, बेलमेंट पर सेक्शन कौन सा लग रहा है? 148। ठीक है। दो पार्टी कौन सी होगी? बेलर। और दूसरी पार्टी कौन सी होगी? बेली। बेलर कौन होता है आकांक्षा? बेलर कौन होगा? जो गुड्स को सामने वाली पार्टी को दे रहा है। हमने क्या दिया सामने वाली पार्टी को? गोल्ड का बिस्किट। तो लिखो, एक पार्टी बेलर, दूसरी पार्टी बेली। तो बेलर ने क्या ट्रांसफर करा बेली को? बिस्किट। क्या बनाने के लिए? तो अगर बिस्किट बेलर से बेली के पास जा रहा है फॉर सम स्पेसिफिक, लिखो पर्पस, लिखो स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टाइम। ये पढ़ा हुआ है क्या पहले? नहीं, अभी जस्ट स्पेसिफिक टाइम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं बेलमेंट शब्द पढ़ा था, है ना? तो अगर बेलमेंट है तो ऑनरशिप ट्रांसफर कभी भी नहीं होगी। गोल्ड का बिस्किट हमने सिर्फ गहने बनाने के लिए दिया है, ऐसा थोड़ा ना कि हमने गोल्ड का बिस्किट बेच दिया है। तो बेलमेंट अंडर सेक्शन 148 सिर्फ बेली को राइट देता है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर गुड्स को यूज किया जाए, बाकी और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर अगला, सेल और बेलमेंट के बीच का डिफरेंस एक बार देखते हैं। सेल में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। और बेलमेंट में कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। भैया गोल्ड का बिस्किट तो हमने सिर्फ ऑर्नामेंट्स बना और इज्जत से दे दो भाई। अपनी कॉपी बचपन में अपने फ्रेंड को दी थी तो क्या बेच दी थी? फिर क्या बोला था? और इज्जत से देना। कॉपी में कुछ भी, अगर तूने कुछ गड़बड़ की फिर अपन उसको जो धमकी देते थे, याद करो बचपन में। और अपनी कॉपी जब तक नहीं आती थी अपनी सांसें अटकी हुई रहती थी, उसको बेलमेंट बोलते हैं। बेली को बोला है कॉपी पूरी करके देना, मतलब वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या सेल में रिटर्न आ जाते हैं? नहीं, पर बेलमेंट में आ जाएंगे। सेल तो हो गया, गुड्स थोड़ा ना मिलेंगे वापस। बेलमेंट में जैसे ही पर्पस पूरा हुआ आपके ऑर्नामेंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो मैडम हमने तो बिस्किट दिया था और उसने क्या बना दिए, तो ये तो गलत है। तो हमने बोला ना भाई, तो मतलब हमने पर्पस बता दिया था तो उसने वही किया। हमने गोल्ड के बिस्किट को दिया था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वो ऑर्नामेंट्स नहीं बना देता, उसकी जगह वो गोल्ड को मेल्ट करके आपको दे देता। तो आप क्या बोलते कि भैया अब मैं केस करूँ। कंसिडरेशन इन प्राइस, इसमें कंसिडरेशन में भी ग्रेचुअस और क्या होता है? ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेचुअस का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? और नॉन ग्रेचुअस का मतलब क्या होता है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो भाई बेलमेंट दोनों तरह का कैसे हो गया? तुम लोग समझाओ मुझे कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो गया और विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो गया। अगर से नारियल को पानी निकाल के तो कोई भी ऐसी दे देगा, जो आपने एग्जांपल दिया था गोल्ड के बिजनेस को, उसमें वो कॉस्ट लेगा। अगर आपने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए अपन पे करेंगे तो लेबर देंगे ना,
तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया? नॉन ग्रेच और ग्रेचियस का। अगर अपना डॉग, हमने पड़ोसी क्या रखा कि हम 3 दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तो वो डॉग पड़ोसी क्या गया, तो क्या उसके पैसे पड़ोसी आपसे लेगा कि पर डे के भैया 500 रुपए दे? वो तो आपका पड़ोसी धर्म नहीं भर। आपने बोल दिया भाई दिन में 4 बार डॉग पिज्जा खाता है, तो नहीं, फिर भी क्या, पड़ोसी को तो सारे धर्म निभाने हैं। लेकिन अगर डॉग बीमार पड़ जाता है और उसके लिए कुछ अनरीजनेबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो फिर वो भले आप पड़ोसी से कर्टसी एग्रीमेंट नहीं है, रिकवर कर सकते हैं। तो बेलमेंट 2 तरह का है, एक तो ग्रेचियस और एक नॉन ग्रेचियस। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर तो आपको बचपन से पता है कैसे। सेल मतलब तो आपको पता ही, आप बचपन से अपनी चॉकलेट खरीदते आ रहे हो। वर्क एंड लेबर मतलब याद करो वो दिन जब आपकी बड़ी सिस्टर या बड़ा ब्रदर आपको बोलता था कि जाइए काम कर दे, तेरे को बदले में मैं एक टॉफी दूंगा। रिश्वत, बचपन के दिन। हाँ, समझ में आ रही बात। तो ये जो आप दे रहे हो ना, उसको उसका मेहनताना दे रहे हो, वर्क एंड लेबर। तो क्या वर्क एंड लेबर कभी सेल हो सकता है? नहीं। आपने टॉफी क्यों दी? क्योंकि आपने उससे मजदूरी करवाई। वो सारे काम जो हमें पसंद नहीं होते हैं, और वो बेचारा गरीब जिसे पता ही नहीं कि एक टॉफी की क्या कीमत है, वो आपको सब काम करके दे देता है और बोलता है भैया चॉकलेट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड सेक्शन 5 पर हम आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? गुड्स को खरीदना और बेचना। ये डेफिनेशन आपको लगता है एग्जाम में आएगी। मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, हो सकता है कि हम गुड्स की इमीडिएट डिलीवरी दें, या बोले कल शाम तक हम फ्रीज पहुंचा देंगे आपके घर पर। देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस और नॉट, हो सकता है कि प्राइस के लिए हम बोल दें कि भैया हम फ्यूचर में देंगे। सेक्शन 5, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, फ्यूचर में डिलीवरी भी हो सकती है, फ्यूचर में प्राइस भी हो सकता है। तो सेक्शन 5 जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। बिना पढ़े भी चले जाओ तो चलेगा। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स ऑलरेडी लिख दो, रिपीट। 3 तरह के पढ़ लिए ना अपन ने। अब सेक्शन 7 और 8 एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, पता नहीं क्यों, जबकि बहुत इजी है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दिखा, एग्जाम ओरिएंटेड। क्यों पूछी जाती है? हाँ, 7 और 8 दोनों। अब एक बात बताओ, आकांक्षा और निहारिका इस रिसेप्शन में वेट कर, यहां एक हॉर्स पड़ा है, उसको खरीदने बेचने की बात कर, और उन दोनों को ये नहीं पता है कि इस रूम में उस हॉर्स की क्या हो चुकी है, डेथ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? क्यों? तो बताओ अगर पता पड़ भी जाता और हॉर्स मर जाता, या पता नहीं भी पड़े और हॉर्स मर जाता, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले मर जाता, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मर जाता, 7 में मर जाता, 8 में मर जाता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता? वॉइड। बस इतना सा लिखने के 5 नंबर। कोई लॉजिक ही नहीं। छोटा बच्चा भी लिख के आ जाए, देखो मैं पढ़ती हूँ, आपको हंसी आएगी। इससे पढ़वाते हैं। सेक्शन नहीं पढ़ पा रहा, चलो पढ़ लेते हैं। Where there is a contract for sale of specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of seller at the time when the contract was made perished or become so damaged that they no longer answer to the description given in the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्योंकि जैसा हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था, गुड्स वैसा बचा ही नहीं। हमने मरे हुए घोड़े का सौदा नहीं किया था। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, where there is an agreement to sell of specific goods and subsequently the goods without any fault of the part of seller and buyer perish, no longer answer to the description, the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or become void। दोनों में ही void है।
पहले मर जाए बाद में मर जाए, भाई गुड्स तो नहीं ना. पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स. इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट शेल बिकम वॉइड. फ्यूचर में भी गुड्स पेरिश हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाए, क्योंकि गुड्स ही नहीं है ना. जब गुड्स ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं. ठीक है. अब कल हम जो पढ़ेंगे वो शुरू करेंगे एज सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 और 10. ठीक है. आज का पूरा समझ में आया बेटा?